पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इसमें हमने देखा था कि जो बेसिक अमीनो एसिड होंगे वो कैथोड की साइड मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, और जो एसिडिक अमीनो एसिड होंगे वो एनोड की साइड मूव करेंगे, और जो न्यूट्रल होंगे वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, नो नेट चार्ज, तो नो नेट माइग्रेशन। और हमने देखा था कि अगर पीएच की वैल्यू जो है बफर सॉल्यूशन के पीएच की वैल्यू पीआई से जो है कम है तो वो कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो वो कैथोड की साइड मूव करेगा। और अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा है तो बफर सॉल्यूशन के पीएच की वैल्यू ज़्यादा है तो वो एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। अगर इक्विवेलेंट है तो नो नेट माइग्रेशन। तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपेरेशन ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिपेरेशन ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। आपको पता है अल्फ़ा अमीनो एसिड का जो नेचुरल सोर्स है वह है प्रोटीन। प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से हम अल्फ़ा अमीनो एसिड को ईजिली जो है आइसोलेट कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस से। पर रेदर देन दिस मेथड हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम अमीनो एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फ़ा हेलो एसिड। इसके बहुत सारे मेथड हैं, जो स्टार्टिंग के मेथड हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होंगे। डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फ़ा हेलो एसिड में क्या होता है, इसमें अल्फ़ा हेलो एसिड लिया जाता है, उसे ट्रीट करवाया जाता है एक्सिस एक्वस अमोनिया से, जिससे कि फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होगी, और अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होगी तो उसे हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा, जिससे कि उसमें हमें जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं, देखिए ये हमने अल्फ़ा हेलो एसिड लिया है। अल्फ़ा हेलो एसिड कैसे, ये देखिए एसिड की रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है और इस पर हेलोजन अटैच है, कौन सा, क्लोरीन हेलोजन अटैच है, तो अल्फ़ा हेलो हेलोजन अटैच है, ये एसिड ग्रुप है तो अल्फ़ा हेलो एसिड है ये। इसकी नेमिंग क्या होगी, अल्फ़ा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड या फिर 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो इसे हम एक्सेस अमोनिया से ट्रीट करवाएंगे। जब हम इसे एक्सेस अमोनिया से ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो ये था NH3, यहाँ पे ये इससे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा अपने पास और यहाँ पे ये अटैच होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा जिससे कि हमारे पास अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन के बाद जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे जो है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि यहाँ पे हमने जो R ग्रुप है वो मिथाइल लेके चले थे, अल्फ़ा हेलो एसिड लिया हमने जब, तो यहाँ पे ये मिथाइल लेके चले थे। अगर इसकी जगह हम यहाँ पे हाइड्रोजन लेके चलते हैं तो हमारे पास ग्लाइसिन की फॉर्मेशन होगी। अगर आइसोप्रोपाइल लेके चलेंगे तो हमारे पास वेलिन की फॉर्मेशन होगी, और CH2OH लेके चलेंगे तो हमारे पास सीरीन की फॉर्मेशन होगी। तो हमें जिस भी अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं जब हम अल्फ़ा हेलो एसिड का जो है चूज़ करेंगे। अब ये अल्फ़ा हेलो एसिड जो है, इस रिएक्शन में जो हमने अल्फ़ा हेलो एसिड लिया है वो कहाँ से फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है हेल-वोलार्ड जेलस की। ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है ये भी एक। तो इस रिएक्शन से जो है हमारे पास हमें अल्फ़ा हेलो एसिड मिल जाएगा। तो देखिए ये रिएक्शन लिख दिया है शॉर्ट में, मैकेनिज्म के साथ नहीं है ये, मैकेनिज्म में तो कई स्टेप आएंगे इसके। तो ये रिएक्शन है, ऐसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और फिर उसे ट्रीट करवाएंगे और उसके बाद हमें अल्फ़ा हेलो एसिड मिल जाएगा। यहाँ पे हेलोजन जो है ब्रोमीन लिया, क्लोरीन भी ले सकते हैं हम, तो हमें ऐसे अल्फ़ा हेलो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अल्फ़ा हेलो एसिड को फिर एक्सिस अमोनिया से ट्रीट करवाएंगे, फिर अमोनियम साल्ट बनेगा, अमोनियम साल्ट का फिर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है हमारा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन आपने प्रिपेरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन में पढ़ी होगी, एलिफेटिक अमीन की प्रिपेरेशन करते हैं जब हम, तब आपने ये पढ़ी होगी। तो देखते हैं इसमें हमें क्या लेना है, पोटाशियम थैलामाइड। अब ये पोटाशियम थैलामाइड कैसे मिलता है आपको, इसमें हम थैलिक एसिड को ट्रीट करवाते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है कि आपको जो ये पोटाशियम थैलिमाइड है जो वो कहाँ से मिलेगा, ये थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड आपको पता होगा, थैलिक एसिड को हमने अमोनिया से ट्रीट करवाया, उसके बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिला, थैलेमाइड है ये, थैलिक एसिड और ये अमाइड ग्रुप। तो थैलेमाइड, उसे हमने हीट करवाया, तो हीट करवाने से क्या होगा, यहाँ से अमोनिया निकलेगा और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो होगा थैलिमाइड। ये था थैलेमाइड और ये था थैलीइमाइड, यहाँ पे आई आएगा और इसमें ए आएगा। तो फिर हम उसे जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाएंगे
तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे पोटाशियम थैलेमाइड। आप रिएक्शन को डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि जो ये आया कहाँ से है, तो ये ऐसे आया हमारे पास पोटाशियम थैलेमाइड। अब ये पोटाशियम थैलेमाइड आया है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पर भी कैसे होगा, SN2 मैकेनिज्म से होगा। SN2 मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा बॉन्ड उसी टाइम फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसमें ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और इस कार्बन पर आपको पता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसे ही साथ साथ में जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। तो Cl जो है यहाँ पे पोटाशियम के साथ KCl की फॉर्म में निकलेगा और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आप ऐसे शो करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होने से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस होगा वाटर डालने से जो OH नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, फिर दोबारा से बैक बॉन्डिंग होगी। आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे। ऐसे ही अदर OH नेगेटिव जो है वो इस पर अटैक करेगा फिर, तो यहाँ पे ये थैलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ से भी ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होंगे और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होके आपको मिलेगा यहाँ पे इथेनॉल, और यहाँ पे हमें मिल गया जो हमें चाहिए था अल्फ़ा अमीनो एसिड, जो कि हमें मिला है ग्लाइसिन। तो ऐसे ही गैब्रियल थैलेमाइड की रिएक्शन से भी हम जो है अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के जो मैकेनिज्म, प्रिपरेशन में आपको मैकेनिज्म नहीं करने हैं, फिर भी मैकेनिज्म आप करना चाहते हैं तो मैकेनिज्म आपको नेमिंग रिएक्शन की सीरीज़ में अलग से मिल जाएंगे। नेमिंग रिएक्शन के मैकेनिज्म जो है वो डिटेल से किए जाएंगे। तो मैकेनिज्म बेसिकली ऐसे ही होता है कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है और यहाँ पे ये OH ऐसे अटैक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो ये ऐसे फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है इसमें कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस बहुत ही ईजी है। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ा कीटो एसिड लेंगे, अल्फ़ा कीटो एसिड लेंगे और अल्फ़ा कीटो एसिड को जो है अमोनिया के साथ ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन पैलेडियम। तो ये अल्फ़ा कीटो एसिड है। अल्फ़ा कीटो एसिड कैसे, यहाँ पे एसिड है और जो इसकी अल्फ़ा पोजीशन पे है यहाँ पे कीटो ग्रुप है, तो अल्फ़ा कीटो एसिड। यहाँ पे R ग्रुप की जगह हमने यहाँ पे लिया है मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे और भी कोई ग्रुप ले सकते हैं आप। और इसकी कॉमन नेमिंग क्या होती है, इसे क्या कहते हैं हम, पायरुविक एसिड। तो इसे हमने अमोनिया से ट्रीट करवाया। जैसे ही हम इसे अमोनिया से ट्रीट करवाएंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H2 और यहाँ से ये ऑक्सीजन, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ पे आपके पास इमीन की फॉर्मेशन होगी, जो कि एक इंटरमीडिएट का काम करेगा, जिसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन के बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, एलानिन। जो भी यहाँ पे R ग्रुप लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अमीनो एसिड आ जाएगा। यहाँ पे रिडक्शन हुआ इसका। रिडक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा। रिडक्शन में क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक। सो 3 मेथड हमने कर लिए हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड थे। नेक्स्ट हम करेंगे थैलीमाइडो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। ये बेसिकली कैसी रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, ये कम्बिनेशन होती है किसका, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस का और गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का, जो हमने भी पीछे पढ़ी, और मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस का। तो इन दोनों ही का कम्बिनेशन है ये रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, पोटाशियम थैलेमाइड लेना है हमने। ये पोटाशियम थैलेमाइड अभी बताया मैंने कि आप कैसे इसकी फॉर्मेशन करेंगे। थैलिक एसिड लेंगे और थैलिक एसिड से फिर आप इसको अमोनिया से ट्रीट करवाएंगे, जिसे थैलेमाइड बनेगा। थैलेमाइड से फिर उसे हीट करके अमोनिया निकाल देंगे, थैलीमाइड बन जाएगा। और फिर यहाँ पे पोटाशियम, सोडियम जो भी आपको लगाना है उसके अकॉर्डिंग बेस डाल देंगे उसमें। तो ये हमारे पास अभी हमें पोटाशियम थैलेमाइड लेना था, तो पोटाशियम थैलेमाइड बनाएंगे ऐसे। तो पोटाशियम थैलेमाइड को ट्रीट करवाएंगे ब्रोमो मेलोनिक एस्टर। ये ब्रोमो मेलोनिक एस्टर, आपने मेलोनिक एसिड पढ़ा होगा। मेलोनिक एसिड क्या होता है, CH2COH, ये होता है मेलोनिक एसिड। ये आपने पढ़ रखा होगा, मेलोनिक एसिड होता है। यहाँ पे क्या कर रखा है कि एक हाइड्रोजन को जो है ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया और इन हाइड्रोजन को जो है यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये एस्टर ग्रुप हो गया।
और ये मेलोनिक एसिड था तो मेलोनिक, और आगे जो है हमें हेलोजन लगा दिया ब्रोमो, तो इसकी नेमिंग होगी ब्रोमो मेलोनिक एस्टर। अभी आप इसे इजीली याद रख पाएंगे। तो ब्रोमो मेलोनिक एस्टर के साथ जब हम इसे ट्रीट करवाते हैं तो क्या होगा, आपको पता है जो इसमें जो ये हाइड्रोजन होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और वैसे भी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है अभी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे कि हमने पहले में पढ़ा था। और यहाँ पे ब्रोमीन जो है यहाँ से अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये रिलीज़ होगा, तो ये KBr के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा होने के बाद ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया है, यहाँ से ये ब्रेक हो गया है, तो हमें ये मिलेगा थैलीमिडो मेलोनिक एस्टर। तो अभी जो है इसकी हम बेस से ट्रीट करवाएंगे इसे। बेस हमने क्या लिया है इसमें, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड बेस लिया है। आपको पता है ये जो होता है यहाँ पे हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये यहाँ पे CO ग्रुप है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये आपने इनोलेट्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनोलेट्स आपके इसी सेमेस्टर में है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी बाद में चैप्टर करेंगे तब देखेंगे। तो ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन को जो है ये बेस एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, इथेनॉल निकाल लेगा इससे, और यहाँ पे जो है फिर नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो ऐसे कार्बन एनाइन की फॉर्मेशन होगी, ऐसे कार्बन एनाइन की फॉर्मेशन होगी, और जो Na को हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। आपको पता है ये ऐसे बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जो ये आयन है ये वैसे ही लिखते हैं हम साइड में, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच। नेक्स्ट स्टेप फिर क्या करेंगे, ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड से इसे ट्रीट करवाएंगे। बेंजाइल क्लोराइड से जैसे इसे ट्रीट करवाएंगे, बेंजाइल क्लोराइड में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा स्लाइटली, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ये ऐसे अटैच हो जाएगा, और जो यहाँ पे ये Na था, Na पॉजिटिव, ये क्लोरीन के साथ यहाँ पे NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया अब थैलीमिडो मेलोनिक एस्टर। अब इसे हम दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, या तो हम एक ही स्टेप में ये तीनों स्टेप दिखा दें, KOH डाइल्यूट HCl, और उसे हीट कर दें, तो हमारे पास मिल जाएगा हमें थैलिक एसिड और फिनाइल एलेनिन, ठीक है। या फिर हम इसे पूरा खोल के दिखाएं, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हाइड्रोलिसिस किया है। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस आपको पता है एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो एसिड में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस किया है यहाँ पे, ये दो ग्रुप थे ना, तो ऐसे दो, अभी यहाँ पे ये सेपरेट करके लिख दिए हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो एस्टर ग्रुप थे जो ये दो, इनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये एसिड ग्रुप में चेंज हो गए, और ये यहाँ पे लिख दिया है, और ये दो ऊपर नीचे ऐसे लिख दिए हैं। अब आपको पता है जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, एक कार्बन पे अटैच, तो उसे हम जब हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इजीली निकल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलती है, क्योंकि वो जो है अदर स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज के साथ। ये मैकेनिज्म में पढ़ेंगे बाद में, अभी आपको मैकेनिज्म नहीं करना है। तो आपको इतना तो पता होगा कि अगर एक कार्बन पर दो एसिड ग्रुप होंगे, अगर उसे हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ये आपने मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में देखा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे सपोज करो ये CO2 निकल गई है यहाँ से, तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर। फिर ये क्या है, हाइड्रोजाइन। जैसे ही हम इसे हाइड्रोजाइन से ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पे NH फिनाइल एलेनिन और थैलोहाइड्राजाइड, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी ऐसे फिनाइल एलेनिन। इसके इस रिएक्शन से हमें क्या है, ये फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी है हमने, जिसमें अभी तक हमें जो है एरोमेटिक जो है अमीनो एसिड मिला है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, सबसे पहले पोटेशियम थैलेमाइड लिया है, पोटेशियम थैलेमाइड को जो है यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया है इसने, और इस पर अटैक किया है, तो फिर हमारे पास ये मिला है हमें। और फिर यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन था, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे कार्बन अनाइन की फॉर्मेशन हुई है, और उस कार्बन अनाइन की फॉर्मेशन के बाद हमने उसे ट्रीट करवाया है बेंजाइल क्लोराइड से। बेंजाइल क्लोराइड से जैसे ही ट्रीट करवाया है, बेंजाइल क्लोराइड से ट्रीट कराने के बाद हमने उसका हाइड्रोलिसिस करवाया। हाइड्रोलिसिस के बाद डीकार्बोक्सिलेशन के बाद हमने हाइड्रोजाइन ऐड किया इसमें। हाइड्रोजाइन ऐड करने से हमारे पास जो है फिनाइल एलेनिन हमारे पास अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रैकर सिंथेसिस। ये रिएक्शन जो है अमीनो एसिड की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इस पर जो है फोकस करिएगा, इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं आप।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एल्डिहाइड लेंगे हम कोई भी, और उस एल्डिहाइड को ट्रीट करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनाइड के मिक्सचर से। तो एल्डिहाइड को हमें ट्रीट करवाना है अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनाइड के मिक्सचर से। और आपको पता है अमोनियम क्लोराइड और साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड के मिक्सचर से जो है ये रिएक्ट करते हैं आपस में, और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड और पोटाशियम क्लोराइड। तो ये हमें मिलते हैं। तो अब रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी। तो इसमें जो है वो अमोनिया जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसके पास लोन पे है डोनेट करने के लिए, और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अमोनिया जो है यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अमोनिया यहाँ पे, और इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो वो यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपको पता है नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है अच्छे से, 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो नाइट्रोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो अपने पास पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन नहीं करता, तो इसलिए जो है हाइड्रोजन को लूज़ कर देगा, और हमारे पास हमें ऐसे फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, H यहाँ से OH यहाँ से, तो वाटर बाहर निकलेगा। उसके बाद हमें मिलेगा LD इमीन। अब LD इमीन को जो है हम हाइड्रोजन साइनाइड से ट्रीट करवाएंगे। जब हम साइनाइड से ट्रीट करवाएंगे, आपको पता है साइनाइड के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, तो वो साइनाइड अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लिखेंगे हम, CH के साथ हम अटैच करेंगे साइनाइड, क्योंकि अभी भी देखा हमने साइनाइड इस पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इसे कुछ ऐसा लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करेंगे जैसे ही, तो आपको पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन लेना चाहेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये, और OH जो है वो निकल जाएगा एज ए लीविंग ग्रुप। तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी अमीनो नाइट्राइल। अमीनो नाइट्राइल की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही हम अमीनो नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, आपको पता है बहुत सारी रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाने से हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। तो जैसे ही हम अमीनो नाइट्राइल का जो है हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये है NH2। तो ऐसे हमारे पास अल्फ़ा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसके जो है ये स्टेप थोड़ा इलेबरेट करके लिख दिए हैं। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ पे जैसे ये अटैक करेगा यहाँ पे NH3 अटैच होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो अब देखिए नाइट्रोजन की जो है 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन को लूज़ करने की कोशिश करेगा, जिससे कि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से हट जाए, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास, ऑक्सीजन के पास, ये हाइड्रोजन चला जाएगा। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे जो है इसके पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से OH निकल जाएगा, और अगर यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा तो फिर भी ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन के जो है ये 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो जो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर से, और यहाँ से हाइड्रोजन लूज हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा, और ये एल्डिमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एल्डिमाइन के फॉर्मेशन के बाद तो आपको पता ही है साइनाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसे होगा। फिर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये, अमीनो नाइट्राइल की फॉर्मेशन होगी, उसके हाइड्रोलिसिस से जो है हमें अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये याद रखनी है। अब तक जो है जितने हमने प्रिपरेशन पढ़ी है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अगर आप इतनी करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर भी हम और भी रिएक्शन दे रखे हैं आपकी बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है एरिलिन मीयर एजेलेक्टोन सिंथेसिस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना होता है, जिसे हम हिप्यूरिक एसिड से जिसको ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर एसिड जो है सोडियम एसिटेट। तो उससे क्या होगा, हमारे पास एजेलेक्टोन की फॉर्मेशन होगी। एजेलेक्टोन की फॉर्मेशन से फिर हम नेक्स्ट उसका टोटोमराइजेशन होगा। टोटोमराइजेशन के बाद हम उसका रिडक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, और फाइनली हमारे पास जो है वो अल्फ़ा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसे बेसिकली एरोमेटिक जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड है उसे जो सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो इसमें हम हिप्यूरिक एसिड का जो हमें यूज़ करना है, उस हिप्यूरिक एसिड को जो है हम उसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें ग्लाइसिन लेना है,
ग्लाइसिन को जो है आपको बेंजोइल क्लोराइड से, ध्यान रखना है बेंजोइल क्लोराइड ना कि बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड से उसे ट्रीट करवाएंगे, बेंजोइल क्लोराइड से ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा, यहाँ पे HCl बाहर निकलेगा और हमारे पास ऐसे हिप्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। करना क्या है, यहाँ से बस हाइड्रोजन निकाल देना है और इसे अटैच कर देना है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे आप, यहाँ से HCl निकाल के इसे इसके साथ अटैच कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया हिप्यूरिक एसिड। अगर आपको ये हिप्यूरिक एसिड याद ना रहे तो कम से कम आपको ग्लाइसिन और बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर तो पता होगा, तो उसे आप इजीली लिख सकते हैं हिप्यूरिक एसिड। तो हमें रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से। हम कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, तो हमने यहाँ पे जो एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है वो है बेंजील एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड को जो है हम ट्रीट करवाएंगे हिप्यूरिक एसिड से। जैसे हम इसे हिप्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर सोडियम एसीटेट, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे वाटर की जो है रिमूवल होगा। वाटर का रिमूवल होने के बाद हमारे पास जो है एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट आएगा। वो प्रोडक्ट कैसे आएगा, यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा तो ये दो बॉन्ड जो है यहाँ से कार्बन के साथ एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे इसे। यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में बस कुछ नहीं किया गया है, बस इसी को खोल के लिखा गया है एज इट इज़। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को खोल के लिखते हैं तो आपको ये ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दो OH ग्रुप हैं, और जब दो OH ग्रुप होते हैं आपको पता है हम इजीली वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास मिल गया हमें ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसे हम कहेंगे एज लैक्टोन। तो एज लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी। अब इस एज लैक्टोन को हम ट्रीट करवाएंगे 1% NaOH 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसका। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो एजोलेक्टोन की हमारे पास रिंग फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे जो ये रिंग बनी है वो ब्रेक होगी। कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पे OH अटैच कर दिया हमने और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसका टोटोमराइजेशन होगा। टोटोमराइजेशन आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जैसे कोई बॉन्ड है X डबल बॉन्ड Y और यहाँ पे कोई Z है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है और इसके पास जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। ये आप टोटोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा। अगर टोटोमेरिज्म नहीं आता आपको तो पहले आपको ये टोटोमेरिज्म देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कई जगह यूज़ होगा। ये इनोलेट जो केमिस्ट्री है उसमें तो स्पेशली यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटोमेरिज्म कैसे होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे NH हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, देखिए ये रहा, तो ये ऐसे हो गया है, यहाँ पे NH हो गया है। अब जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और N के साथ H है, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। फिर हम उसका रिडक्शन करवाएंगे सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में। रिडक्शन से क्या होगा, यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोलिसिस जैसे ही हम करवाएंगे तो हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनाइल एलिनिन, और साइड प्रोडक्ट मिलेगा हमें इसे में बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ से हमें मिल गया है बेंजोइक एसिड और यहाँ पे हमें मिलेगा फिनाइल एलिनिन, तो यहाँ पे H और इसमें OH, तो ये ऐसे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है अमीनो एसिड की सिंथेसिस वो जो है वो है कर्टियस रिएक्शन। तो ये कर्टियस रिएक्शन जो है ये भी आपने पढ़ी होगी, जब आपने अमीन्स पढ़े होंगे, अमीन्स की प्रिपरेशन पढ़ी होगी, तो ये भी आपने उस टाइम पढ़ी होगी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। कर्टियस रिएक्शन में क्या होगा, मेलोनिक एस्टर को जो है वो ट्रीट करवाएंगे सोडियम इथोक्साइड के साथ और अल्काइल एल्डिहाइड के साथ। अब सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट करवा रहे हैं हम। आपको पता है मेलोनिक एस्टर में जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अभी हमने पहले मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा था कि मेलोनिक एसिड कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे एस्टर ग्रुप है एसिड ग्रुप की जगह, तो ये मेलोनिक एस्टर एसिड ना होके। और आपको पता है ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन कैसे, जैसे ये हाइड्रोजन लूज होगा जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलाइज होगा, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। सोडियम इथोक्साइड आपको पता है बेस है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन को जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसमें आपको पता है इसमें क्या होगा, फिर हम इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अल्काइल हेलाइड को ऐड करेंगे। अल्काइल हेलाइड में आपको पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और इसकी कम होती है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये R जो है
यहाँ पे ये R ऐसे अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। फिर हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए हमें क्या करना होगा, जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है उसका सिर्फ 1 मोल लेंगे हम, जिससे इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो। उसके पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, फिर यहाँ से जो है हमें इथेनॉल बाहर निकल जाएगा, इथेनॉल बाहर निकल जाएगा और हमारे पास यहाँ पे जो है ऐसे पोटाशियम यहाँ पे दिखाई देगा। तो इथेनॉल बाहर निकल गया और इसका हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आया। फिर हम इसे ट्रीट करवाएंगे हाइड्राजीन के साथ। तो हाइड्राजीन के साथ जैसे ही हम इसे ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी फिर से जो है वो जो इथेनॉल है वो बाहर निकलेगा और हाइड्राजीन यहाँ पे जो है ऐसे अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसे HNO2 जो कि आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसे ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास मेलोनिक एसिड मोनोएजाइड मिलेगा। तो ये मेलोनिक एसिड मोनोएजाइड जो है, आपको पता है एजाइड जो होता है वो फेमस होता है किस लिए, कि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाती है एजाइड ग्रुप से, क्योंकि जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एंट्रोपी फेवर करती है ऐसी रिएक्शन को। जहाँ पे आपको गैस निकालनी हो, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो आपको ईजिली निकाल सकते हैं, स्पेशली एजाइड के केस में। तो यहाँ से हम जो है अब नाइट्रोजन को निकाल देंगे। जैसे ही हम नाइट्रोजन को निकालेंगे, नाइट्रोजन जो होगी वो N2 की फॉर्म में निकलेगी और हम इसे इथेनॉल से ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास ये यूरेथेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब हम जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हमारे पास जो है अल्फा अमीनो एसिड आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस तो आपको पता होगा कैसे होगा। तो हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे हमें अल्फा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थी हमारी कर्टियस रिएक्शन, जिसमें क्या है, यहाँ पे कर्टियस रीअरेंजमेंट हुआ है। कर्टियस रीअरेंजमेंट हुआ है इस स्टेप में। इसमें क्या हुआ है, बेसिकली नाइट्रोजन जो है वो इवॉल्व हुई है। तो यहाँ पे आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है। जनरली आपने कर्टियस रिएक्शन पढ़ी होगी। इसमें हम क्या लेते हैं, एसाइल एजाइड लेते हैं, उसे हम जो है हीट करते हैं तो वो ऐसा आइसोसाइनेट में चेंज हो जाती हैं। तो आइसोसाइनेट से फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करवा के प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो ये हम जो है प्रिपरेशन अमीन में पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पे भी उसी फिनोमिना को यूज़ किया गया, उसी स्टेप को। तो ये ऐसे फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे हमने लिया था मेलोनिक एस्टर। यहाँ पे हम मेलोनिक एस्टर की जगह साइनो एसिटिक एस्टर भी ले सकते हैं। साइनो एसिटिक एस्टर कैसे, देखिए साइनो एसिटिक एस्टर ये लिख रखा। तो ये क्या है, ये है साइनो एसिटिक एस्टर। इसमें क्या डिफरेंस है, बस यहाँ पे जो है ये साइनाइड लगा रखा है। तो इसमें आप एज इट इज़ करेंगे, साइनो एसिटिक एस्टर लेंगे। बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये 2 ग्रुप हैं ही नहीं एस्टर के सेम। तो एक तो आपके पास साइनाइड ग्रुप होगा, तो आपको जो है यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट यहाँ से जो है ये स्टेप परफॉर्म करके, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के बाद इस स्टेप को अवॉइड करके डायरेक्ट ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो एज इट इज़ सेम करेंगे बाकी रिएक्शन को। तो हम साइनो एसिटिक एस्टर से भी जो है कर्टियस रिएक्शन से अल्फा अमीनो एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है ड्रेप्स की सिंथेसिस। तो ड्रेप्स की सिंथेसिस में भी क्या होता है, इसमें भी जो है हम एल्डिहाइड को लेते हैं। एल्डिहाइड को जो है रिएक्ट करवाया है हमने साइनो एसिटिक एस्टर से। साइनो एसिटिक एस्टर कैसे, ये साइनाइड ग्रुप और ये एसिटिक ग्रुप और ये एस्टर ग्रुप, एस्टर एसिटिक। तो साइनो एसिटिक एस्टर से हमने ट्रीट करवाया है, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इथाइल साइनो और एसिटेट, इथाइल साइनो एसिटेट। तो एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाया है इथाइल साइनो एसिटेट से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल। तो आपको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन गायब, यहाँ से हाइड्रोजन, तो H2, और अब ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, यहाँ पे H और ये यहाँ पे H। तो रिडक्शन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजीन डालेंगे इसमें। हाइड्रोजीन जैसे ही आप डालेंगे तो आपको पता है, अभी तक आप देखते आ रहे हैं, जब भी हम हाइड्रोजीन डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इथेनॉल जो है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पे जो है यहाँ पे हाइड्रोजीन अटैच हो जाता है ऐसे। तो ऐसे हाइड्रोजीन अटैच होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप वही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने डालना है, जिससे जो है हमारे पास यहाँ पे एसिड एजाइड की फॉर्मेशन हुई है। जैसे कि इसमें मेलोनिक एसिड एजाइड मोनो एजाइड की फॉर्मेशन हुई है थी, तो इसमें भी एसिड एजाइड की फॉर्मेशन हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप तो सेम ही होंगे इसमें, कर्टियस रिएक्शन वाले। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, एजाइड की फॉर्मेशन के बाद जो है रीअरेंजमेंट होती थी, कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो है एसिड एजाइड से फिर
कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा। कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन इवोल्व हो जाएगी, एंट्रोपी फेवर कर रही है ऐसे रिएक्शन को। तो इथेनॉल ऐड करेंगे जैसे ही हम, अब नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में तो बाहर निकल गई है, हमारे पास अभी एक ही N बचा है। तो उसके बाद हम जैसे ही इसमें इथेनॉल को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये दोनों रिएक्शन जो है सिमिलर थी। आगे जो बाकी के स्टेप जो हैं वो कर्टियस रिएक्शन से मैच करते हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसमें हाइडेंटेशन सिंथेसिस, हाइडेंशन सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइडेंसन लेते हैं हम, जिसको कि ट्रीट करवाते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड से। इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने लिया है इंडोल 3 कार्बल एल्डिहाइड। तो ये हाइड्रेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये इंडोल से इसकी फॉर्मेशन होती है रीमन टाइमन रिएक्शन के थ्रू। तो वहाँ से हमने ये हाइडेंशन लिया है। तो इंडोल 3 कार्बल एल्डिहाइड जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन करवाई है हमने हाइडेंशन से। तो यहाँ पे क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट, एसिटिक इनके साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं, हमने पिछली रिएक्शन में भी देखा तो क्या हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल निकला था। तो ऐसे ही इसमें होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमारे पास ऐसे ही जो है कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा हमें। जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमें मिला है उसको हम रिडक्शन करवाएंगे सोडियम अमलगम के साथ। तो उसका हम जैसे ही रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। रिडक्शन के बाद हम इसका जो है हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास जो है अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि है ट्रिप्टोफैन। तो आई होप इनफ होगा ये प्रिपरेशन, और भी प्रिपरेशन है इसकी 2-4 और, तो इतनी मुझे लगता है इनफ होगी प्रिपरेशन। आप स्टार्टिंग की 5 ज़रूर करिएगा, अगर आप लोग को लास्ट की याद ना रहे तो उसे आप जो है स्किप कर सकते हैं, पर जो स्टार्टिंग की 5 रिएक्शन जो करवाई हैं वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए, उसे आप स्किप नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, जो ये अमीनो एसिड होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कलरलेस सॉल्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्यों, आपने देखा था इसमें विट्राइन की फॉर्मिंग का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जिसमें एसिड और बेस दोनों एक तरह के ग्रुप थे, दोनों ही साइड थी। तो इसलिए ये कलरलेस साल्ट हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ड्यू टू इसकी जो है डाइपोलर आयन। हमने देखा था इसका डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर था इसका, ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिए थे। और ये सोल्यूबल होंगे पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट कैसे, जैसे कि वाटर, और इनसोल्यूबल होंगे या फिर इनसोल्यूबल होंगे कैसे सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे, जैसे बेंजीन, ईथर, तो ऐसे सॉल्वेंट में जो होंगे इनसोल्यूबल होंगे। और ये अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। इनके जो ये हमने डिस्कस कर लिए थे जब हमने एविडेंस देखे थे इसके स्ट्रक्चर के, कि ज्विट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए एविडेंस थे डिफरेंट। तो ये हमने उस टाइम डिस्कस कर लिए थे पॉइंट, तो ये आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं। तो अमीनो एसिड यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका जो है इसी चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट, जो कि है पेप्टाइड्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही।